नमस्कार। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज करने वाले हैं भोपाल से डॉक्टर कपिल राज चंदौरिया, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है? मेरा उत्तर उनको है हां, लेकिन उनके साथ साथ मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना के लाया हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरना है और किनके किनके लिए जरूरी है। साथ में इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, जो रिटर्न भरने से पहले आप एकत्र कर लें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स रिटर्न उनको भरना है जिनकी की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर आपकी वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं। वो सरकार ने स्वेच्छा से छोड़ रखा है कि आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अच्छा, इसके फायदे क्या हो सकते हैं? फायदे ये है कि आपकी अगर मान लीजिए कि 2.5 लाख से कुछ इनकम कम है तो वो पैसे आपके कैपिटल गेन के लिए, प्रूफ करने के लिए या आने वाले समय में लोन लेने के लिए आपके लिए कारगर साबित होंगे। इस कारण आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपका टीडीएस कटा है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, उद्गम स्थल पर कर की कटौती हुई है, भले ही आपकी आय 1 लाख रुपए से भी कम क्यों ना हो, मैं तो कहता हूं कि 25,000 रुपए की इनकम हो, उसमें अगर 10% का टीडीएस कट गया, कभी कभी कहीं कहीं काट लिया जाता है, वो रिफंड लेने के लिए भी आपको अपनी आयकर विवरणी, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न भी बोलते हैं, वो भरना आवश्यक है। और हां, ऐसी इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगी, जो पिछले कुछ समय से बदल गए। आप ऑफलाइन नहीं भर सकते या कार्यालय में जाके दाखिल नहीं कर सकते रिटर्न। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बहुत सारे मापदंड हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप भरिए और उसके साथ में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से? पहला, फॉर्म 16। यदि आप नौकरी पेशा हैं, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि आज के केस में जो हमारे क्लाइंट हैं डॉक्टर कपिल राज चंदौरिया, ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कार्यरत, इनको वहां से फॉर्म 16 मिलता है। फॉर्म 16 क्योंकि ये नौकरी पे हैं, इसलिए इनको फॉर्म 16 मिल रहा है। फॉर्म 16 में सब कुछ स्पष्ट लिखा होता है, टीडीएस की जानकारी दी होती है, साथ में ये भी लिखा होता है कि कंपनी का पैन नंबर और व्यक्ति विशेष का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, तो दोनों जानकारियां होती हैं। साथ में यह भी बता दें कि फॉर्म 16 के माध्यम से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी छूट मिल जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेतन भोगियों के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो आपका डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उसका सर्टिफिकेट। यदि आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट कर रखे हैं, उसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। और वो सर्टिफिकेट इशू करते ही आपको इनकम टैक्स में दाखिल करना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी थी, जो कि अन्य शीर्षक के अंतर्गत आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर बात करते हैं हम फॉर्म 16A, फॉर्म 16B और फॉर्म 16C के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 16A बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसे काटकर टीडीएस का ब्यौरा दिया जाता है। बैंक ने यदि आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, तो उसके बारे में फॉर्म 16A आपको दाखिल करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी उसमें होगी कि कितना आपका टैक्स कटा। दूसरी बात बता दूं कि फॉर्म 16B तब जरूरत पड़ता है जब आपने कोई प्रॉपर्टी को बेचा है, तब आपके पास फॉर्म 16B होना चाहिए। अगला पॉइंट आपके पास आता है फॉर्म 16C का। 16C उनको जरूरत पड़ती है जिन्होंने अपना मकान किराए पर दिया हुआ है, तो ये फॉर्म 16C किराएदार से फॉर्म 16C लेना पड़ता है, जिसमें की जानकारी होगी। और आपने यदि मासिक किराया 50,000 रुपए से ज्यादा है, तब तो और भी आवश्यक हो जाता है। फिर हम बात करते हैं फॉर्म 26AS की, 26AS। यह फॉर्म वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट कहलाता है।
फॉर्म 26AS। आप टैक्स की एक तरीके से पासबुक भी मान सकते हैं इसको, जैसे बैंक में पासबुक होती है ठीक उसी तरह से पासबुक होती है। इसमें सभी टैक्स का ब्यौरा दिया होता है। इनमें ये टैक्स शामिल होते हैं जैसे कि कंपनी से काटा गया TDS, बैंक से काटा गया TDS, किसी अन्य संस्थान से आपको किए गए भुगतान में यदि TDS काटा गया उसकी जानकारी, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने दिया है, यदि पूरे वर्ष आपने कुछ भी पैसा डिडक्ट कराया है तो वो भी इसमें जानकारी होगी, और साथ में अगर आपने एडवांस टैक्स दिया है उसकी भी जानकारी होगी। इसलिए फॉर्म 26AS बहुत ही आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से सबूत हो सकते हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है पूरे साल में, जैसा कि इस वर्ष हमारे पास जून तक का समय था आपको इन्वेस्टमेंट करने का, जनरली मार्च में खत्म हो जाता है 31 मार्च, लेकिन इस बार सरकार ने लॉकडाउन की वजह से उसको बढ़ाया था। तो इसके बारे में आपके पास सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD ब्रैकेट में 1, जी हाँ 80CCD1 के अंतर्गत जितने भी तरह के आपने निवेश किए हैं उन सब के बारे में इसमें ब्यौरा होता है, जिसमें कि 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन 80D से लेकर के 80U तक। ये सभी तरह की छूट जो है ये चैप्टर 6A में दी गई है इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। सेक्शन 80D से लेकर के 80U तक में अलग अलग तरह की छूट दी गई है। 80C के बारे में आपको बता ही चुके हैं, जिसमें कि टैक्स सेविंग से रिलेटेड आप डिपॉजिट करेंगे। फिर इसके बाद 80D के अंतर्गत डिडक्शंस आती हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है। 25,000 रुपये अधिकतम टैक्स की बचत आप कर सकते हैं, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा। फिर हम बात करते हैं कि बैंक या NBFC के होम लोन स्टेटमेंट, यदि आपने अगर होम लोन ले रखा है तो बैंक से उसका भी आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा जिसकी की जानकारी आपको देना पड़ेगी, और उसके तहत आपको छूट का अलग से प्रावधान है। फिर कैपिटल गेन्स, यदि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है या आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, तो उनके बारे में आपके पास जो कैपिटल गेन हुआ है, अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो 12 महीने के अंदर बेच देते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने से कम समय में बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टू टाइप ऑफ कैपिटल गेन्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होते हैं जो 36 मंथ्स मतलब 3 ईयर्स के बाद अगर बेचे जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल के एसेट्स के बारे में। और जो मूवेबल एसेट्स हैं उसमें 12 महीने के बाद वो लॉन्ग टर्म लगता है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को समझ लिए, लॉन्ग टर्म तभी लगेगा जब वो 36 मंथ्स या 12 मंथ्स के बाद, लेकिन कब वो फिक्स्ड एसेट्स हो या फिर हमारे पास मूवेबल एसेट्स हो उसके लिए 12 मंथ्स। और शॉर्ट टर्म ऑटोमेटिक, जैसे अगर आपने शेयर 12 महीने से कम समय बेच दिए या कोई म्यूचुअल फंड्स है या फिर आपके पास बॉन्ड है 12 महीने से कम समय बेच देते हैं शॉर्ट टर्म। आपने मकान खरीदा और 2 साल में बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर उसमें कोई फायदा होता है। लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म लॉस कहलाएगा, जिसको कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। उसके बाद में अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास ECS का रिफंड। इसके लिए बैंक अकाउंट का पूर्व सत्यापन होना बहुत जरूरी है। इसके आधार पे आपको पैन के आधार पर, पैन कार्ड के आधार पर जो रिफंड मिलेगा, बैंक ECS के रिफंड की जानकारी देंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड अभी सभी के पैन कार्ड से लिंकअप हो गया है। अगर आपने उसको लिंक नहीं कराया है तो आप जल्दी कीजिए, अदरवाइज आपका आधार कार्ड बेकार हो जाएगा, आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। तो आधार और पैन को दोनों को मिक्स करिए। फिर ITR फॉर्म अगर आप सबमिट करते हैं आयकर कानून के सेक्शन 139AA के अंतर्गत अपना रिटर्न फाइल करते हुए आधार का ब्यौरा आपको देना कंपलसरी है, आधार कार्ड देना पड़ेगा। गैर सूचीबद्ध कंपनियों में अगर आपने निवेश किया है, गैर सूचीबद्ध कंपनी मतलब जो कंपनी लिस्ट नहीं है शेयर मार्केट में, उनमें अगर आपने पैसे लगाए हैं तो इसके लिए आपको ITR 2 भरना पड़ेगा और इसका ब्यौरा देना पड़ेगा कि इन कंपनियों में आपने पैसा लगाया है और कितना वहां से आपको। मित्रों, मोटे तौर पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, बहुत ही संक्षेप में। फॉर्म 16 सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, बैंकों से जो आपको ब्याज काटा गया है उसका प्रमाण पत्र लेना है।
तीसरी चीज, आपके पास आयकर से छूट के सबूत लेने हैं। कौन कौन सी जगह से आप छूट ले सकते हो। 80cc जिसमें कि आपने इन्वेस्ट किया है तो उसकी आपको जानकारी देना पड़ेगी। आधार कार्ड बहुत जरूरी है और आपका मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, जिसको जो रजिस्टर्ड होगा आधार से तो उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आता है जो आप जैसे ही पुट करेंगे आपका ऑटोमेटिक रिटर्न फाइनली सबमिट हो जाएगा। और बैंक खातों की जानकारी, यदि आपके पास बैंक खाते एक या एक से अधिक है तो आपको उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी देना पड़ेगी। इनकम टैक्स ऑनलाइन ई फाइलिंग के अंतर्गत आपको ई फाइल करना है incometaxindia.gov.in के अंदर। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसके साथ ही मुझको यानी डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।